मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो यदि किसी पादप में अगर 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित है तो उसे अपन कहते हैं बहु लघु बीजाणुता। क्या कहते हैं? बहु लघु बीजाणुता। बहु लघु बीजाणुता। देखो नाम ही कुछ बता देता है। बहु का मतलब अधिक और लघु का मतलब नर से है और बीजाणु का मतलब आप जानते ही हैं, यानी कुछ पादपों में जनरली उतना कितना चाहिए लघु बीजाणु? 4 होना चाहिए चतुष्क के रूप में, लेकिन इससे भी अगर अधिक है तो वो क्या होता है? बहु। और कब बनेगा भाई? जब एक से अधिक लघु बीजाणुओं की मतलब 4 से अधिक लघु बीजाणु की बात की जा रही है। तो 4 से अधिक लघु बीजाणु उस सिचुएशन में डेवलप होंगे जब क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। अगर डायरेक्ट वो, और अधिक कब होगी? जब वो समसूत्री विभाजन दर्शाएगा। पीछे हमने पढ़ी है ये, समसूत्री विभाजन दर्शाएगा तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो कुछ पादपों में लघु बीजाणुधानी में कुछ पादपों में लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं की संख्या लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से, या मैं कह दूं चतुष्क से, 4 से अधिक हो तो ऐसे लघु बीजाणु ऐसे लघु बीजाणुओं को बहु लघु बीजाणुओं की श्रेणी में बहु लघु बीजाणुता की श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में रखा जाता भाई? बहु लघु बीजाणुता की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ भी नहीं, जनरली कितना होता है? चतुष्क होता है। और चतुष्क में कितने होने चाहिए भाई? 4 होने चाहिए थे, और 4 होते हैं। उससे अगर ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा भाई? बहु लघु बीजाणुता। ये बातें थी जो आपके सामने समझ में आई भी होगी। हम बात अब करेंगे पराग कोश के स्फुटन को लेकर। किसकी बात करेंगे? पराग कोश के स्फुटन की बात करेंगे। कोई बड़ी बातें नहीं थी, बहुत जनरल बातों की बातें की है। मैं एग्जाम्पल के साथ कोशिश कर रहा हूं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे जो बात आती है वो आती है पराग कोश का स्फुटन। हेडिंग जो बनेगी अपनी वो बनेगी पराग कोश का स्फुटन। स्फुटन का मतलब होता है फूटना। पराग कोश का स्फुटन। देखो अब आप सोचने योग्य बात यह आ जाती है अपने सामने कि पराग कोश का जो स्फुटन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पराग कोश का जो स्फुटन होता है वह पराग कोश की जो अंतःस्तिमियम की परत पड़ी थी हमने बाह्य परत के ठीक नीचे की ओर, उस अंतःस्तिमियम की परत के द्वारा क्या होता है भाई? स्फुटन की क्रिया होती है। और स्फुटन की अगर बात करें तो कितने प्रकार का होता है? तो स्फुटन देखो 4 प्रकार का होता है। बात करूं देखो पराग कोश के स्फुटन की, तो पूछ ले आपसे स्फुटन किसके द्वारा होता है? तो पराग कोश का या परिपक्व अवस्था में परिपक्व
अवस्था में यानी परिपक्व स्टेज में, परिपक्व अवस्था में परागकोश का स्फुटन अंतःस्थीयम परत की स्टोमियम सेल कह दूं या फिर हिंदी में कहूं तो ओष्ठ कोशिका, स्टोमियम कहा जाता है इंग्लिश में इसको। बात क्या कर रहा हूं, परिपक्व स्टेज में परागकोश होता है, उसका स्फुटन अंतःस्थीयम, जो दूसरी लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर जो होती है वो तो क्या कहलाती है, बाह्य त्वचा, और इसके बीच बीच में क्या धसी हुई होती है भाई, अंतःस्थीयम की परत होती है, और उस अंतःस्थीयम की परत की ओष्ठ कोशिका या फिर स्टोमियम कोशिका के द्वारा होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्फुटन क्यों होता है। तो स्फुटन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो इसके अंदर निर्मित परागकोश में परागकण है उनको क्या आना होता है, वातावरण में आना होता है, और इसलिए क्या होता है भाई, स्फुटन आवश्यक बन जाता है। अब स्फुटन होता कितने प्रकार से, ये परागकोश किस किस प्रकार से टूट सकता है, तो देखो 4 प्रकार इसमें देखने को मिलते हैं। एक तो जो आपको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है भाई, अनुदैर्घ्य, दरार के रूप में। स्फुटन किसके रूप में हो सकता है, अनुदैर्घ्य दरार के रूप में। दूसरा मैं कह सकता हूं कि अनुप्रस्थ दरार के रूप में। तीसरा मैं कह सकता हूं कपाटीय स्फुटन, यानी कपाट के रूप में, दरवाजे जैसे कुछ ऐसी चीजें खुलती है, कपाटीय स्फुटन होता है। और चौथा मैं ये कह सकता हूं छिद्रित या पोर स्फुटन। चार प्रकार है, अनुदैर्घ्य दरार के रूप में, अनुप्रस्थ दरार के रूप में, कपाटीय स्फुटन और छिद्रित स्फुटन। चारों को अगर समझना चाहें अपन, मान लीजिएगा ये एक आपके पास क्या है, परागकोश है। सपोज कीजिएगा ये इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर है आपके पास, ये परागकोश को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बात की, ये इसके बीच में क्या है, परागपाली है जो यहाँ से कनेक्ट होती है। मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिएगा ये एक परागपाली है आपके पास परागकोश की। अगर इस लंबे रूप में यहाँ नहीं, यहाँ से ऐसा कुछ स्फुटन होता है और ये दोनों पार्श्वीय भागों में खुलते हैं, यानी ये लंबा जो स्फुटन होता है और यहाँ से ये दोनों क्या, ये भाग होता है जो तो कहाँ, इस ओर यहाँ मूव करता है, और ये जो भाग होता है वो किस ओर मूव करता है, इस ओर मूव करता है। तो ये अनुदैर्घ्य लॉन्गिटेटिव स्फुटन कहलाता है, अनुदैर्घ्य स्फुटन। दूसरी बात करो अनुप्रस्थ स्फुटन। तो अनुप्रस्थ स्फुटन में क्या होता है, कई बार जो होते हैं वो परागपाली क्या होती है, इस प्रकार से होती है, लैटरनल जो कहते हैं अपन, इस प्रकार की। तो यहां से अगर इस प्रकार का कोई स्फुटन देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ स्फुटन देखने को मिलता है। इसमें भी यही होता है, दोनों पार्श्वीय भागों में क्या होते हैं, चले जाते हैं। तीसरी बात करूं तो कपाटीय स्फुटन। ये कपाटीय स्फुटन क्या होता है कि जब मान लीजिएगा 4 वेस में, जैसे ये मैंने बात की थी, इस प्रकार का आपने काट देखा था और ये कपाट इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भाग है यहाँ से, ये एक अलग रूप में खुलता है, ये एक अलग रूप में खुलता है, ये एक अलग कपाट के रूप में खुलता है, और ये एक अलग कपाट में, जैसे किसी का ढक्कन खोलते हैं वैसे इसके क्या होते हैं, कपाट के रूप में जो खुलता है। यानी ये इसका भाग अलग खुलता है, ये इसका अलग खुलता है, ये इसका अलग खुलता है, और ये एक इसका अलग भाग खुलता है, वो कहलाता है कपाटीय स्फुटन। और फिर बात आती है छिद्रित स्फुटन। छिद्रित स्फुटन में भी क्या होता है,
ये जो भाग है यहाँ पर एक छोटा पोर बन जाता है और उस पोर के माध्यम से ये सारे के सारे पराग कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की ओर। जरूरी नहीं है कि मैंने शीर्ष भाग पर पोर बनाया तो शीर्ष भाग पर ही पोर बने, हो सकता है वो आधारीय भाग पर भी बने और पार्श्वीय भाग पर भी बने। ये 4 प्रकार के स्फुटन जो हम बात कर रहे हैं अनुदैर्ध्य में आप समझ चुके होंगे कि शीर्ष भाग से लॉन्गिट्यूड जो बात का भागों में जो छिद्रन या स्फुटन होता है वो क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य। बात अनुप्रस्थ की कर रहा हूँ कि लैटरनल जो होता है वो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ। फिर बात कर रहा हूँ कपाट की, तो अलग अलग कपाट के रूप में या कक्ष के रूप में या कोष के रूप में अगर कोई खुलता है तो वो क्या कहलाता है आपका कपाटीय स्फुटन। और लास्ट एंड फाइनल की जो बात करूं वो छिद्रित स्फुटन, यानी एक छिद्र के रूप में जो खुलने वाला या फिर पराग कोश का जो स्फुटन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, छिद्रित स्फुटन। चारों की हम बात करेंगे और ये बात आपके क्लियर हो गई होगी कि कैसे होता है या किसके द्वारा होता है पराग कोश का स्फुटन। तो पराग कोश के स्फुटन का मुख्य रोल जो होता है वो अंतस्तिमियम की औष्ठ कोशिका का होता है और इसके द्वारा, और ये कब होती है, जब इसको क्या नहीं मिल पाती है, पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता नहीं मिल पाती है, उस श्रेणी में या उस सिचुएशन में ये क्या करता है, स्फुटन को दर्शाता है। और ये तभी डेवलप होता है जब एक परिपक्व परागकोश होता है। ये बातें थी आपकी स्फुटन की। अब मैं स्फुटन को थोड़ा डिटेल में लेता हूं और फर्स्ट हेडिंग लगा देते हैं अनुदैर्ध्य। फर्स्ट बात करता हूं मैं स्फुटन की, अनुदैर्ध्य स्फुटन। ऐसा स्फुटन जिसमें पराग कोश के शीर्ष भाग से प्रत्येक पाली दोनों पार्श्वीय भाग में, दोनों पार्श्वीय भाग में अलग हो जाती है पूछ ले किससे अलग हो जाती है, तो संयोजी ऊतकों से अलग हो जाती है। अलग हो जाती है अनुदैर्ध्य स्फुटन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अनुदैर्ध्य स्फुटन कहलाता है। अगर कोई डायग्राम के माध्यम से समझना चाहे तो इस प्रकार का स्फुटन देखने को मिल सकता है आपको। ये परागकोश का इस प्रकार से स्फुटन आपको देखने का मिल सकता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में अपन ये लिख सकते हैं, सबसे पहले जो एग्जाम्पल की बात करूं तो ये मिलता है अपने को, देखो मालवेसी कुल के सदस्य हैं जिसकी बात करूं तो पहला है आपका कपास, पढ़ाया भी है मैंने आपको 11th में। दूसरा अगर बात करूं तो गुड़हल, ये दोनों आपके इसके एग्जाम्पल रहेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं दूसरे टाइप को लेकर, और दूसरा टाइप जो रहेगा अपना वो रहेगा अनुप्रस्थ स्फुटन। और अनुप्रस्थ स्फुटन में क्या होता है कि पराग अनुप्रस्थ रूप से अगर स्फुटित होती है तो वो क्या कहलाती है,
अनुप्रस्थ स्फुटन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ स्फुटन कहलाती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं दूसरा जो प्रकार रहेगा अनुप्रस्थ स्फुटन। ऐसा स्फुटन जिसमें परागकोश अनुप्रस्थ परागकोश की पालियां या प्रत्येक पाली एक ही बात है, पालियां अनुप्रस्थ रूप से दोनों पार्श्वीय भागों में अलग हो जाती है अनुप्रस्थ स्फुटन कहलाता है। बात करूं एग्जाम्पल की तो उदाहरण के लिए अपन ये कह सकते हैं तुलसी। इसका काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है। होता क्या है, देखो इस प्रकार का एक स्फुटन देखने को मिलता है। ये मान लीजिएगा इस प्रकार की इसकी पाली है और ये इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ भाग है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से स्फुटन देखने को मिलता है और ये जो भाग होता है वो तो क्या हो जाता है इस तरफ, और ये जो भाग होता है वो किस तरफ, इस तरफ। लेकिन आपको ये ध्यान रहे, चाहे अनुप्रस्थ है चाहे अनुदैर्ध्य है, इन दोनों स्फुटनों में, चाहे अनुप्रस्थ है चाहे अनुदैर्ध्य, इन दोनों स्फुटनों में क्या होता है, यहाँ से तो ये विकृत हो जाते हैं लेकिन यहाँ से दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, यानी आधारीय भाग हमेशा जुड़ा रहेगा और शीर्ष भाग क्या होता है स्फुटित, यानी इस वी शेप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। आगे तीसरे की बात कर रहे हैं अपन, कपाटीय स्फुटन। तीसरी जो बात कर रहा हूं कपाटीय स्फुटन। ऐसा स्फुटन जिसमें परागकोश एक या दो से अधिक, बात क्या कर रहा हूं, एक या दो से अधिक कोष्ठ या कपाट के रूप में स्फुटित होते हैं, कपाटीय स्फुटन कहलाता है। क्या कहलाता भाई, कपाटीय स्फुटन कहलाता
है। समझ में आ गया होगा कि ऐसा स्फुटन जिसमें परागकोश एक या दो से अधिक अगर कपाटों के रूप में बात करें तो वो क्या कहलाता है, कपाटीय स्फुटन कहलाता है। आगे बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो एक होता है दालचीनी, नाम सुना होगा। उदाहरण की बात करूं तो लिख सकते हैं चाल लिखा है मैंने, दालचीनी। दालचीनी यानी ऐसा स्फुटन जिसमें परागकोश क्या होता है भाई, एक दूसरे से एक, दो या दो से अधिक कपाट या कोष्ठक में क्या होता है, स्फुटित होता है, वो क्या कहलाता है, कपाटीय स्फुटन। दालचीनी और एक एग्जाम्पल की ओर बात करूं तो बर्बरी है या फिर बारबेरी, जो भी है, बर्बेरी, ये दो एग्जाम्पल इसके रहते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो स्फुटन की बात करूंगा वो कौन सा रहेगा आपका, छिद्रित स्फुटन। कौन सा रहेगा, छिद्रित स्फुटन। तो अगली हेडिंग लगा देते हैं, छिद्रित स्फुटन। अगली हेडिंग लगा देते हैं, छिद्रित स्फुटन। ऐसा स्फुटन जिसमें परागकोश के ऊपरी सिरे पर छिद्र हो जाता है और उसके माध्यम से परागकण वातावरण में स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या कहलाता है भाई, छिद्रित स्फुटन कहलाता है। छिद्रित स्फुटन कहलाता। एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, उदाहरणों के लिए अपन कह सकते हैं, पहला मकोई। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो अपन कह सकते हैं बैंगन, मकोई, बैंगन। क्लियर हो गया होगा कि परागकण, ऐसा स्फुटन जिसमें परागकोश क्या होता है, ऊपरी सिरे से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं भाई, परागकोश का स्फुटन कहते हैं। आगे की बात करते हैं अपन। अगर इसके साथ और एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, एक अपन ले सकते हैं आलू को। तीसरा भी इसके साथ बात करूं तो आलू को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये तीन मुख्य एग्जाम्पल है, इससे अलावा भी होते हैं लेकिन मैंने दो तीन की बात की है आपके साथ। ये बात रहती है अपने स्फुटन को लेकर, समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर बता दूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। कि हमने सबसे पहले बात की थी चतुष्कों को लेकर। जो चतुष्क 5 प्रकार के थे, लघु बीजाणुओं के द्वारा कैसे चतुष्कों का निर्माण होता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम बात किसकी लेकर करें आगे। आगे हमने पढ़ा था कि स्वतंत्र रूप से अगर बिखरे हुए होते हैं, कई बार क्या होता है कि परागपिंड का भी निर्माण हो जाता है। कई बार क्या होता है कि 4 चतुष्कों से भी ज़्यादा भी लघु बीजाणु देखने को मिलते हैं, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था भाई,
कि जो पराग कोश का वो स्फुटन किस प्रकार से होता है और पराग कोश का 4 प्रकार से स्फुटन की बात की। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नर युग्मोद्भिद की संरचना को लेकर, यानी मैं करूँगा जो भी बात होगी वो पराग कण की संरचना को लेकर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।